हे एवरीवन। सो आज हम कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में डील करेंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो 3 एटम से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन मतलब कि कार्बो, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कि हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स क्या होते हैं? H2O होता है, वाटर होता है। तो उसके अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी 3 एटम प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसको हम कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल देते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कि हाइड्रोक्सी क्या होता है? OH ग्रुप होते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा? बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे और एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है? बहुत सारी सैटेराइड्स यूनिट्स होती हैं, जैसे कि स्टार्च, शुगर, सेलुलोज, ठीक है, ग्लूकोज, ये सब होते हैं। उसके बाद अगर इनका फॉर्मूला देखिए, अगर हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट का, तो उनका एक जर्नल फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे हम जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जो नंबर्स होता है उनका पता कर सकते हैं। जैसे कि CnH2nOn, इसके अंदर कार्बन और जो ऑक्सीजन होते हैं उनका नंबर सेम होगा, और जो हाइड्रोजन होगा उसका नंबर इनके डबल होगा। जैसे कि हम ग्लूकोज की बात करते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और O6। इसके अंदर देखो, कार्बन और ऑक्सीजन का जो नंबर है वो सेम है, 6 है, और जो हाइड्रोजन है उसका नंबर डबल है, 12 है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका नंबर इजीली पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करेंगे। किसके बेसिस पे? उनके पास जो शुगर यूनिट होती है उनके नंबर के बेसिस पे, ठीक है। उनके पास जो शुगर यूनिट होगी वो मोनोसैटेराइड्स भी हो सकती है, डाइसैटेराइड्स भी हो सकती है, ओलिगोसैटेराइड्स भी हो सकती है, और पॉलीसैटेराइड्स भी हो सकती है। अगर जो सैटेराइड यूनिट वो सिंपल यूनिट होगी, मतलब कि सिर्फ एक ही शुगर यूनिट प्रेजेंट होगी, तो उसको हम बोल देते हैं मोनोसैटेराइड्स। अगर जो शुगर यूनिट्स है वो किसी दूसरे शुगर यूनिट के साथ अटैच होगी, उसको हम बोल देंगे डाइसैटेराइड्स। अब जो शुगर यूनिट्स होती है जो दूसरी शुगर के साथ अटैच होगी वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे कि अगर एक सिंपल शुगर है, जैसे हम ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज ही अटैच होगा उसको हम बोल देंगे माल्टोज। लेकिन ग्लूकोज के साथ कोई दूसरी शुगर यूनिट भी अटैच हो सकती है। जैसे ग्लूकोज के साथ अगर फ्रुक्टोज अटैच होगा तो वो क्या बना लेगा? सुक्रोज बना लेगा। उसके बाद अगर 2 से 10 शुगर यूनिट अटैच होंगी उसको हम बोल देंगे ओलिगोसैटेराइड्स। जैसे कि रेफिनोज, अगर बहुत 10 से ज़्यादा मोनोसैटेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच हुई उसको हम बोल देते हैं पॉलीसैटेराइड्स। जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, चिटिन्स, ये सारे क्या होते हैं? पॉलीसैटेराइड्स होते हैं। पॉलीसैटेराइड्स होते हैं ये सारे के सारे। फिर हम देखते हैं मोनोसैटेराइड के स्ट्रक्चर के बारे में। मोनोसैटेराइड का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर देखो यहाँ पर हमें इजीली हम इनको एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को इजीली हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। सबसे पहले देखो एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा? ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, CHO। इसके बाद क्या होगा? ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और बहुत सारे देखो अभी हमने बोला ना पॉलीहाइड्रोक्सी, देखो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है ये होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? COR, ये जो यूनिट होती है ना ये एक R ग्रुप होती है, ठीक है, मतलब, और ये क्या होगी? CHO। तो ये एल्डोज हो जाएगा, ये हो जाएगा कीटोज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मोनोसैटेराइड्स के अंदर एक यूनिट प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर हम ग्लिसल्डिहाइड की बात करें तो ये एक यूनिट प्रेजेंट है। इसके अंदर कार्बन एटम कितने होते हैं? 3 कार्बन एटम होते हैं। डाईहाइड्रो एसीटोन के पास भी 3 कार्बन एटम होंगे, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। जैसे ग्लिसल्डिहाइड के पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, तो इसको हम बोल देंगे एल्डोज। अगर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन होगा तो उसको हम बोल देंगे कीटोज। उसके बाद क्या? ये तो है 3 कार्बन एटम। राइबोज को हम देख सकते हैं जो कि कितना है? 5 कार्बन एटम। राइबोज क्या है? एक एल्डिहाइड है, तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एल्डोज हो जाएगा। और जो ग्लूकोज होता है वो भी एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है उसके पास भी। ये कितना होता है? 6 कार्बन एटम, हेक्सोज बोलते हैं इसलिए। और राइबोज को हम बोलते हैं पेंटोज। सो अगर हम मोनोसैटेराइड्स में अगर कोई एक जर्नल जो शुगर यूनिट लेते हैं वो ग्लूकोज की लेते हैं, तो ग्लूकोज क्या होता है? मेन एनर्जी का सोर्स होता है ह्यूमंस के अंदर भी और प्लांट के अंदर भी।
अगर हम ह्यूमन की बात करें तो देखो, अगर हम खाना खाते हैं तो वो क्या लेते हैं, हम बहुत सारे मतलब पॉलीसेटेराइड्स यूनिट्स लेते हैं। उसका क्या होता है, फिर हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है, वो किस में कन्वर्ट होगा, मतलब कि जैसे पॉलीसेटेराइड्स है तो वो ओलिगो के अंदर, फिर डाई के अंदर, फिर मोनो के अंदर कन्वर्ट होगा। और मोनो के बाद क्या होगा, मोनो के बाद वो किसी के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि मोनो के पास तो मतलब ऑलरेडी सिर्फ एक सिंगल यूनिट होती है, वो कैसे ब्रेक डाउन हो सकती है। तो मोनोसेटेराइड्स में जैसे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, सेल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। वो एक अलग मतलब अलग टॉपिक है, उसको हम फिर से डील करेंगे। लेकिन उसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एक ओवरव्यू बताती हूँ कि उसके अंदर ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट के अंदर, और उससे क्या होगा, हमें एटीपी मिलेगी। मतलब पायरुवेट फिर फर्दर से टीसीए साइकिल, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब साइकिल्स होंगी ईटीसी। तो वो क्या करेगी, बहुत सारी एटीपी की फॉर्मेशन करेगी, और उस एटीपी को हम लेंगे और उसके थ्रू हम अपनी बॉडी के अंदर फंक्शन शो करेंगे। तो ये तो हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन हो गया। जैसे ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज कितने काम की चीज़ है, कितनी एनर्जी देती है हमें, ये हमारे अंदर है। प्लांट के अंदर क्या करते हैं, प्लांट्स भी CO2 लेंगे और वाटर लेंगे, इन दोनों के थ्रू क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है, इन दोनों के थ्रू। और उसके बाद क्या होता है कि और भी जैसे बहुत सारी जो मोनोसेट्राइड्स यूनिट्स होते हैं, जैसे गैलेक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये किस में मिलते हैं, मिल्क और फ्रूट शुगर्स के अंदर मिलती हैं। सो ये तो हमने देख लिया मोनोसेट्राइड्स के बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू। उसके बाद हम देखते हैं डाइसेटेराइड्स के बारे में। डाइसेटेराइड्स के अंदर क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होंगे सेम मोनोसेट्राइड्स या फिर डिफरेंट मोनोसेट्राइड्स के। अभी हमने तो कुछ देर पहले बताया कि जो एक यूनिट शुगर की जो एक यूनिट होगी, वो अपनी सेम यूनिट के साथ भी अटैच हो सकती है और डिफरेंट यूनिट के साथ भी अटैच हो सकती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज अटैच होंगी तो वो क्या बनाएंगी, माल्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, किसके थ्रू, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होती है, तो वो क्या बनाएंगी, सुक्रोज बनाएंगी। अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज अटैच होंगी तो वो क्या बनाएंगी, लैक्टोज बनाएंगी। और जो लैक्टोज होता है ये किस में होगा, मेनली ये होगा मिल्क के अंदर, ठीक है। और अभी ये देखो कि दो ये यूनिट्स होती हैं, वो अटैच किसके साथ होंगी, वो होंगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ। कैसे होंगी, जैसे देखो एक ग्लूकोज की यूनिट है, एक ग्लूकोज की यूनिट है, एक ग्लूकोज की यूनिट है, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, OH ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप दोनों के पास प्रेजेंट होंगे। ये क्या करेंगी, ये बॉन्ड बना लेंगी ऐसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये अगर बॉन्ड बनाएंगी तो H2O क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। ये जो बॉन्ड बनाएंगी इसको हम बोल देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये अल्फा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है, वो हम बाद में देखते हैं कि अल्फा कैसे होगा और बीटा कैसे होगा। लेकिन एक जर्नल आपको पता चल जाना चाहिए कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो कैसे होती है। मतलब कि दो शुगर यूनिट होंगी, वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगी, किसके थ्रू, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। और उसके अंदर क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, मतलब वाटर रिलीज हो जाएगा और ये अपनी एक ऑक्साइड बॉन्ड बना लेंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं कि ये अलग अलग माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ये कैसे बॉन्ड बनाती हैं। अभी देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे माल्टोज के बारे में। माल्टोज के बारे में अभी हमने बताया था कि क्या क्या कौन कौन सी शुगर यूनिट प्रेजेंट होंगी, ग्लूकोज होगी और इसके पास भी ग्लूकोज होगी, ये दोनों ग्लूकोज यूनिट्स होंगी। अभी ये अल्फा है या बीटा है ये देखना है कि अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है या फिर बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें इस हाइड्रोजन से पता चलेगा, ठीक है। कि जो इसके नीचे क्या होता है, जर्नली अगर हम एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं साइक्लिक फॉर्म के अंदर, तो ये एक H ऐसे प्रेजेंट होता है, OH और H, ठीक है। अगर जो ये OH है ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको तो हम बोल देते हैं अल्फा, ठीक है। और अगर OH ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, ऊपर प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देंगे बीटा। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो OH क्या है, नीचे प्रेजेंट है और हाइड्रोजन ऊपर प्रेजेंट है, तो इसके अंदर भी OH नीचे प्रेजेंट है, इसके अंदर भी OH नीचे प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होगी वो कैसी होगी, α14 होगी, ठीक है, α14। ये समझ गए आप माल्टोज के बारे में कि कैसे अल्फा और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है शुगर यूनिट्स के बीच में।
फिर हम देखते हैं गैलेक्टोज के बारे में। गैलेक्टोज के बारे में हमने देखा कि उसके अंदर कौन कौन सी यूनिट होंगी। एक तो होगी ग्लूकोज, ठीक है, एक होगी गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। उसके बाद सुक्रोज के अंदर क्या होगा, एक तो होगी ग्लूकोज होगी और क्या होगी, एक फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या होती है, 5, इसके अंदर क्या होते हैं जर्नली, इसका जो ये इसके मतलब जर्नली ये कितनी होती है, 6 कार्बन एटम ही होती है, लेकिन इसके अंदर जो ये साइक्लिक फॉर्म होती है ये कौन सी होती है, फ्यूरॉन्स होती है। फ्यूरॉन्स एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम बता देते हैं कि अगर साइक्लिक फॉर्म 6 में प्रेजेंट है, देखिए एक मतलब एक हेक्सांगल एक प्रेजेंट अगर साइक्लिक फॉर्म है तो उसको हम बोल देते हैं पायरोन, और अगर 5 कार्बन एटम की तरह एक साइक्लिक फॉर्म प्रेजेंट है उसको हम बोल देते हैं फ्यूरॉन्स। तो सुक्रोज किस में प्रेजेंट होता है, सुक्रोज होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। सो ये हमने देख लिया मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। अब हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मतलब कि बहुत सारी जितनी मतलब कितनी भी यूनिट्स हो सकती हैं शुगर यूनिट्स, ये नहीं बोल सकते कि 5 है 10 है, कितनी भी शुगर यूनिट्स हो सकती है, एक दूसरे के साथ लिंक होंगी किसके थ्रू, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, ठीक है। एक लॉन्ग चेन बनेगी इनकी, लॉन्ग चेन मोनोसैकेराइड्स होंगी। उसमें क्या होता है, ये ब्रांच भी हो सकती है अनब्रांच भी हो सकती है, मतलब कि जैसे बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, या फिर उनके अंदर ब्रांचिंग भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों तरह से प्रेजेंट हो सकती है, ऐसे भी ब्रांच फॉर्म के अंदर भी और अनब्रांच फॉर्म के अंदर भी। इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर इनका जो वेट होगा वो कितना होगा, 1 लाख डाल्टन टू 10 लाख डाल्टन्स के अप्रोक्स होगा इनका मॉलिक्यूलर वेट। इसके अंदर जो यूनिट्स होते हैं, जो इनका एग्जांपल हम देखते हैं वो कौन कौन से होंगे, स्टार्च, सेलुलोज और चिटिन्स। ये इनका जो एग्जांपल्स होते हैं ये होते हैं स्टार्च, सेलुलोज और चिटिन्स। सो सबसे पहले हम स्टार्च के बारे में देखते हैं, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, किस किस से मिलके बना होता है, ये मिलके बना होगा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से। अगर अमाइलोज होगा तो क्या होगी, ग्लूकोज अनब्रांच्ड अटैच होगा, मतलब कि एक सिंपल ग्लूकोज की यूनिट होगी और वो क्या बनेगी, अमाइलोज बनाएगी। अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, ब्रांचिंग आ जाएगी। और ये क्या होता है, एक स्टोरेज फॉर्म होती है, ठीक है। मतलब पॉलीसैकेराइड्स अलग अलग फॉर्म में होते हैं, एक होता है स्टोरेज फॉर्म, एक होता है स्ट्रक्चर फॉर्म। स्टोरेज फॉर्म क्या होगी, मतलब कि जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो स्टोर हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, और जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जब नीड होगी उस टाइम हम उन पॉलीसैकेराइड्स का यूज़ कर लेंगे, तो वो तो हो गया स्टोरेज फॉर्म। और अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर जो मतलब जो सेल्स होती है उनको मेंटेन कैसे करता है, उनकी रिजिडिटी को कैसे मेंटेन करता है, तो उसके अंदर क्या बनेगा, उसके अंदर जो ये दूसरे जो स्ट्रक्चरल फॉर्म के जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनका यूज़ करते हैं। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो कौन कौन से होंगे, जैसे स्टार्च हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा इसके अंदर, या फिर ग्लाइकोजन हो जाएगा। तो ये तो क्या होगी, स्टोरेज फॉर्म होगी। और अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, चिटिन हो जाएगा, वो क्या होंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्म होंगे। तो अगर हम स्टार्च की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच होंगी। ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। अगर हम स्टार्च का स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये 2 यूनिट है। अगर अल्फा 14 होगा तो ये अमाइलोज होगा, और अगर अल्फा 16 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अमाइलोपेक्टिन होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म होती है, ठीक है, जो एक रिजिडिटी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसी भी एक सेल को। ये क्या होता है, नेचुरल बायोपॉलीमर्स होते हैं। ये किस में होता है, मेनली वुड और पेपर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर जो लिंकेज होती है वो कौन सी होगी, बीटा 14 लिंकेज होगी। अभी हमने देखा था पहले क्या था, अल्फा 14 था, इसके अंदर क्या है, बीटा 14। इसके अंदर देखो OH ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट है, अपर साइड में प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बीटा 14, सॉरी हाँ बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये हो गया सेलुलोज का स्ट्रक्चर। तो ये हमने एक जर्नल कंप्लीट, एक ओवरव्यू, एक डिटेल वे हमने ले लिया कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। उनके जैसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स,
इन तीनों को हमने एक डिटेल वे के अंदर डील कर लिया। अब हम इनके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला इसका फंक्शन होता है एनर्जी में, मेन सोर्स ये एनर्जी का ही कर होता है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि स्टोरेज फॉर्म भी होती है ग्लाइकोजन, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, बहुत सारे अगर ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है तो वो किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर हो जाएंगी। और जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होगी तब हम इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करवा देंगे किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है। तीसरा क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसका मेन काम प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर भी होता है। मतलब इन प्रोटीन्स, लिपिड्स और जो न्यूक्लिक एसिड होता है इनकी सिंथेसिस भी करवाता है। ठीक है। जैसे अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, डीएनए आरएनए होते हैं उसके अंदर। डीएनए के अंदर 3 चीज़ प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, फॉस्फेट, राइबो शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो राइबो शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखें, कि अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखें तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे क्या होगा, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स इनके साथ अटैच होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और क्या करा गया, रिजिडिटी, मतलब उनकी जो मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है उसको मेंटेन करके रखेगा। फिर हम देखते हैं कि ये रिकॉग्निशन प्रोसेस के अंदर भी हेल्प करते हैं। मतलब कि बहुत सारी सेल होती है, उनका जो उनके सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनका नेचर भी कार्बोहाइड्रेट्स नेचर्स का भी हो सकता है। तो ये क्या देख लिया हमने, इनके जर्नल फंक्शंस देख लिए, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कैसे फंक्शन करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।